हे एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियो, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा ये आपके लिए। एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बेसिक नॉलेज के पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्लीट ह्यूमन फिजियो में आप अपनी बॉडी के अंदर होने वाली एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में पढ़ रहे होंगे। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमन फिजियो होने वाली है। बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी होंगी, अगर वो आपको याद हो जाती हैं तो कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाले हैं। तो देखिए, अगर कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम सीक्वेंस कैसे रखना है, एनसीईआरटी में तो ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन पहले दिया हुआ है। तो देखिए, सीक्वेंस जो है मैं पहले आपको सर्कुलेशन करवाऊंगी, इसके बाद में हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट करेंगे, एंड इसके बाद में हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग करेंगे ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन वाला जो आपका चैप्टर गिवन है एनसीईआरटी में, एंड उसके बाद में बचता है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो जाने के बाद में हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे एंड फॉलोइंग ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा, जिससे कि आप इंटरकनेक्ट करके चैप्टर्स को पढ़ पाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। फर्स्ट लेक्चर है ये, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ब्लड को बहुत इलेबोरेट करके पढ़ना है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है हमारे चैप्टर का नाम एनसीईआरटी के हिसाब से। देखिए, एनसीईआरटी का जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इसमें आप कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमंस का। तो देखिए, जो सर्कुलेशन है, फर्स्ट थिंग इज कि हमें सर्कुलेशन करना क्यों है और किस चीज़ का करना है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो देखिए बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो कितना लोअर क्यों ना हो, चाहे वो कितना हायर क्यों ना हो, उसको बेसिक नीड्स तो है ही। उसको अपने फूड मटेरियल की नीड है, या अपने न्यूट्रिएंट्स की नीड है, गैसेस की नीड है रेस्पिरेटरी प्रोसेस के लिए, एंड उसे अपनी जितनी भी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं उन्हें रिमूव करने के लिए उनको सर्कुलेट करना पड़ेगा, जिससे कि वो जहाँ से भी रिमूव हो रहे हैं तो वहाँ तक पहुँच पाएँ। तो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट को इसे सर्कुलेट करवाना है तो बॉडी में, एंड इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो कि सर्कुलेट करवानी है। तो इन सब सर्कुलेशन की प्रोसेस के लिए काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म के पास डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। जैसे कि लोअर ऑर्गेनिजम्स, एनिमल किंगडम में हम पढ़कर आते हैं कि अगर लोअर ऑर्गेनिज्म है पॉरीफेरा, तो सब कुछ वो बॉडी सरफेस से कर रहा है। तो जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि आपके सीलेंट्रेटा तक, पॉरीफेरा से सीलेंट्रेटा तक, वो जनरल बॉडी सरफेस से ही करते हैं, उनके पास में कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट ही नहीं है। एनालिटा से जाकर हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम आया है। तो जितने लोअर ऑर्गेनिज्म है वो भी अपनी जो एक्सचेंज है या जो सर्कुलेशन है वो कर तो रहे हैं, बट ये जनरल बॉडी सरफेस से कर पा रहे हैं। एंड इसके अलावा जितने जितने हायर ऑर्गेनिज्म होते गए, उन्होंने अपनी बॉडी में अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप किए, जिसको हम लोग सर्कुलेट करने के लिए कोई ना कोई फ्लूइड की रिक्वायर्ड है। अब सर्कुलेट क्या होगा, कोई ना कोई फ्लूइड रिक्वायर्ड है, कोई फ्लूइड ही तो सर्कुलेट होगा पूरी बॉडी में। तो वो जो बॉडी फ्लूइड्स हैं ये डिफरेंट हैं। एक आता है ब्लड एंड एक आता है लिम्फ। जो ब्लड है बेटा, कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली फाउंड इज ब्लड, मतलब काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म में, मोस्टली ऑल ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जितने भी ये सर्कुलेट कर रहे हैं बाय बॉडी फ्लूइड्स, इनके पास में ब्लड प्रेजेंट है। एंड इसके अलावा जो लिम्फ है, ये भी कई सारी चीज़ों का, कई सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ह्यूमंस की बात की जाए तो जैसे कि हम लोग कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, तो जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कुछ चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप ये डायग्राम भी देख रहे होंगे इतनी देर से, तो ये डायग्राम आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि हार्ट है हमारे पास, और हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं, एंड इन ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। तो ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर बस आता ही ये हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, जिसमें से कि बॉडी फ्लूइड, मेन जो ब्लड है, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, एंड उसके बाद में वन बाय वन कंप्लीट करते जाएंगे पूरा आपका चैप्टर। तो देखिए, ब्लड अगर हम बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें तो आपके लिए तो रेड कलर का कुछ लिक्विड है, बट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपने बायो के स्टूडेंट हैं तो आपको पता है कि कितनी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, कितना इंपॉर्टेंट ये ब्लड है। तो देखिए, ब्लड में बेसिकली अगर हम एक ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूट करें तो फर्स्ट आता है प्लाज्मा एंड दूसरा आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ऐसे मान लीजिए जैसे चाय आपने छान ली, तो जो लिक्विड हो गया वो हो गया प्लाज्मा, एंड जो छलनी में ऊपर पत्ती आ गई दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो जितना भी लिक्विड पार्ट है इट इज़ प्लाज्मा, एंड जो सेल्स हैं दैट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा कुछ कम चीज़ नहीं है, जितना भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्लाज्मा ही करवा रहा है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कुछ अलग स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि प्लाज्मा देखा जाए तो पूरे ब्लड में, जैसे कि चाय और हम लोग पत्ती अलग कर रहे हैं, तो 55% प्लाज्मा है एंड 45% आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि सेल्स हैं, ब्लड सेल्स।
प्लाज्मा में कई सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लिस्ट बनी हुई है। सबसे पहली चीज़ है वाटर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, 90 to 92% वाटर ही है। इसके अलावा प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, जो कि बचा हुआ 6 to 8% प्रोटीन्स है, एंड कुछ 1-2% में बाकी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि आपकी बॉडी में जितने आयंस हैं वो प्लाज्मा में सर्कुलेट हो रहे हैं, आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो प्लाज्मा में ही सर्कुलेट हुआ है, आपकी बॉडी में जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं, आपके ब्लड में जो यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो प्लाज्मा से ही जा रहे हैं, आपके ब्लड में जो गैसेस हैं वो भी प्लाज्मा से जा रही हैं, एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स भी आपके प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। जब आपको कोई खरोच आ जाती है तो उसके आसपास क्लॉट बन जाता है, ना कि आपका खून बहता रहता है। तो वो जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, क्लॉट बनाने के लिए जो फैक्टर्स हैं, वो भी आपके प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होते हैं। हालांकि सेल्स सेक्रेट कर रही हैं, बट हैं वो आपके प्रेजेंट प्लाज्मा के अंदर ही, तो वो प्लाज्मा का ही एक पार्ट है। तो प्लाज्मा में बहुत सारी चीज़ें होगी, जैसे कि वाटर, प्रोटीन, आयन, वेस्ट प्रोडक्ट, यूजफुल प्रोडक्ट, गैसेस एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स। जैसे कि वाटर है 90 to 92% एंड प्रोटीन है 6 to 8%, बाकी का बचा हुआ ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप प्रोटीन की बात करें तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिनकी हम कुछ नाम देख रहे हैं। फाइब्रिनोजन प्रेजेंट हो सकता है, इनके पास में ग्लोबुलिन प्रेजेंट हो सकता है, इनके पास में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट हो सकता है। और ये कोई आसान बात नहीं है कि छोटा सा कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जो फाइब्रिनोजन है ना, ये क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करते हैं, जिससे कि आपका ब्लड कोएगुलेट हो पाए। कॉन्टीन्यूसली मान लीजिए आपको कोई चोट लग गई और खून नहीं रुक रहा, तो वो आपके लिए मरने मराने वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स फाइब्रिनोजन रिलीज करता है। ग्लोबुलिन बॉडी का जो आपका डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट कर रहा है एंड इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा जो एल्ब्यूमिन है ये ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे हैं। तो ये प्रोटीन्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके ब्लड के अंदर। दूसरी चीज़, आयंस कई सारे प्रेजेंट हैं, जैसे कि सोडियम आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, पोटेशियम आयन प्रेजेंट हो सकते हैं, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे आयन। तो मेन जो आयंस हैं वो ये हैं, जैसे कि सोडियम पोटेशियम तो भैया पूरा इम्पल्स ही ट्रांसमिट कर रहा है, कैल्शियम आयन हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत हेल्पफुल है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, इसके अलावा और भी बहुत सारे आयंस। तो ये सारे आयंस भी हमारे प्लाज्मा के अंदर ही प्रेजेंट हैं। वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि CO2, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये भी तो ब्लड के थ्रू ही जा रहे हैं और ब्लड में प्लाज्मा में ही। यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि ग्लूकोज चाहिए हमें अमीनो एसिड्स हमने एब्जॉर्ब किए हैं, लैक्टिक एसिड, लिपिड्स एब्जॉर्ब हुए हैं, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ मेंशन करके आपको बता दी हैं। एंड यही चीज़ें जैसे कि ग्लूकोज है, एब्जॉर्ब हुआ, अब ये यूज़ होगा, तो एब्जॉर्ब होकर सर्कुलेट कौन लेके जा रहा है? ऑब्वियसली ब्लड। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, CO2, एंड एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये बेसिकली प्लाज्मा में भी होती हैं एंड ये सेल्स भी कैरी करके लेके जाती है, जो कि हम लोग सेल्स में आगे जाके पढ़ने वाले हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स हमेशा प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा के अंदर ही, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। एक्टिव तभी होंगे जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होगी कभी। इतनी बात क्लियर है, प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, हमने पढ़ लिया। अब इधर जगह नहीं बची है स्लाइड पर, तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का हम लोग अलग इस तरीके से चार्ट बनाएंगे। तो प्लाज्मा का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड अब इसके बाद में फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑब्वियसली सेल्स हैं, जैसे कि RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स, जिन्हें हम लोग एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। RBC ऑब्वियसली रेड ब्लड सेल्स है, रेड कलर की दिखती हैं, वाइट ब्लड सेल्स मतलब कलरलेस सेल्स है। ठीक, जो आपकी RBCs है इनका नंबर देखा जाए तो 5 to 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में है, मतलब बहुत ज़्यादा नंबर इन्हीं का है। इसके बाद में ल्यूकोसाइट्स का नंबर है 6 to 7 के मिलीमीटर क्यूब, बस 6 से 7 हज़ार मिलती हैं। एंड प्लेटलेट्स जो हैं वो 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड होती हैं, बट सबसे ज़्यादा तो आपके एरिथ्रोसाइट्स ही प्रेजेंट है। एरिथ्रोसाइट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, रेड कलर की होती हैं, रीज़न कि इसके पास में ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो कि आपकी ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर जाता है टिश्यूज़ के पास। तो भैया अब इसको हीमोग्लोबिन कैरी करना है सेल को, तो इसने क्या किया, जगह बनाने के लिए अपनी सेल में जो न्यूक्लियस है उसी को लूज़ कर दिया। इसका कुछ बाइकॉनकेव टाइप का स्ट्रक्चर होता है,
बायकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर पाए, एंड अपना न्यूक्लियस ही लूज़ किया हुआ है, ई न्यूक्लिएटेड होती हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी करके लेकर जाती हैं, और ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन से ही बाइंड होकर आपकी ऑक्सीजन गैस आपके टिश्यूज़ के पास पहुंच पाती है। तो होता क्या है, ये ऑब्वियसली मोस्ट एबंडेंट है, सबसे ज़्यादा नंबर इन्हीं का है। बायकॉन्केव सेल होती हैं अगर वो मेच्योर है, तो जब तक वो मेच्योर नहीं है तब तक वो राउंड शेप की होती है। न्यूक्लियस नहीं है, वो स्पेस इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है HbO2 के लिए, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग के लिए। लाइफ स्पैन देखा जाए तो 120 दिन तक ही आपकी एक रेड ब्लड सेल जिंदा रहती है। 120 दिन बाद वो मर जाती है। किसके अंदर? आपकी बॉडी के अंदर ही एक ऑर्गन है जिसका नाम है स्प्लीन। वहाँ पर होता क्या है बेसिकली, देखिए इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, जिसके अंदर बहुत पतले पतले से चैनल्स होते हैं। तो अगर कोई आरबीसी यंग है तो वो इन चैनल्स के बीच में से बहुत ही इजीली निकल जाती है, बट वो आरबीसी अगर काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, 120 डेज़ की इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है, तो वो इन चैनल्स में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो मतलब कि ग्रेवयार्ड को हम लोग स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज भी कहते हैं कि यहाँ पर ये दफन हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट 120 डेज़ के बाद ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से ये इन चैनल्स में से होकर नहीं निकल पाती हैं। ये इसका मेन रीज़न है। इसके बाद में अगर आप WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स देखें तो ये कलरलेस सेल्स हैं, क्योंकि इनके पास में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ही नहीं है। इनके पास में न्यूक्लियस है, क्योंकि इन्हें हीमोग्लोबिन को कैरी नहीं करना, तो न्यूक्लियस इन्होंने रखा हुआ है। शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत ज़्यादा इनका लाइफ स्पैन नहीं होता है, और अगर ये 5000 से कम हो गई, नॉर्मली होता है 6 से 7000 इनका नंबर होता है एक सेल पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में। अगर ये 5000 से कम हो गई पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड में, तो फिर इस कंडीशन को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा इसको। वहीं क्योंकि हमारी जो ल्यूकोसाइट्स है इसी के अंदर और सेल्स आती हैं, इसको और कुछ नहीं किया, बस ये जो चीज़ें हैं इनको ऊपर शिफ्ट कर दिया है ताकि स्पेस बना रहे। जो ल्यूकोसाइट है इसकी प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है। ल्यूकोसाइट्स में 2 टाइप की सेल्स आती हैं, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि लार्ज साइज सेल्स है, एंड दूसरी है स्मॉल साइज सेल्स जिन्हें हम लोग ए ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 आती हैं सेल्स, बेसोफिल, एसिडोफिल एंड न्यूट्रोफिल। जो बेसोफिल हैं ये बेसिक डाई से डाई हो पाती हैं, एंड एसिडोफिल एसिडिक डाई से, एंड न्यूट्रोफिल दोनों से हो जाती हैं, इसीलिए एसी के बिहाफ पर इनके नाम भी हैं। ए ग्रेन्युलोसाइट में 2 टाइप की सेल आती है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। इसी को अगर और आप ध्यान से देखें तो बेसोफिल का जो परसेंटेज है इन टोटल WBCs की बात हो रही है, WBCs में जो परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है न्यूट्रोफिल्स का 60 to 65%। इसके बाद में आते हैं लिम्फोसाइट्स 20 to 25%, फिर आते हैं आपके मोनोसाइट 6 to 8%, फिर एसिडोफिल्स 2 to 3% एंड बेसोफिल 0.5 to 1%। ये बात हो रही है आपके WBCs की, कि मतलब पूरे ब्लड में आपके जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स 25% हैं, उसमें से जो WBCs 6 to 7K हैं, इनके में से इनके परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम। क्लियर? तो इसके आगे अगर देखा जाए तो ये जो बेसोफिल है बेटा, इस टाइप की कुछ दिखाई देती है। इसका न्यूक्लियस ऑलमोस्ट बायन्यूक्लिएटेड होता है एंड बेसिक डाई से स्टेन कर पाते हैं, इसीलिए इसका नाम बेसोफिल रखा हुआ है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है और ये कई सारी चीज़ें सेक्रेट करती है, जैसे कि हिस्टामिन जो कि वेसोडाइलेटर है। वेसोडाइलेटर का मतलब ये कि ब्लड वेसल्स का जो वॉल्यूम है उसे बढ़ा देती है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। सेरोटोनिन जो कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम कम कर देता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने में हेल्पफुल होता है। एंड हेपेरिन जो कि एंटी कोएगुलेंट है, ब्लड को कभी कोएगुलेट होने ही नहीं देगा जब तक वो सेल्स अपने बॉडी के अंदर है। बाहर जाने के बाद कोएगुलेट हो जाएगा, बट बॉडी के अंदर जब तक है तब तक वो जमेगा नहीं। तो वो हो रहा है हेपेरिन की वजह से ही। एंड इसका ये स्ट्रक्चर है, इस टाइप का कुछ न्यूक्लियस होता है। एनसीईआरटी का भी डायग्राम मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद में आते हैं एसिडोफिल, जिन्हें हम लोग इओसिनोफिल भी कहते हैं, तो कभी अगर टर्म आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। एसिडोफिल क्योंकि ये स्टेन किए जा सकते हैं एसिडिक डाई से, एंड एलर्जिक रिएक्शन के लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन के लिए भी ये अफेक्ट करते हैं, जैसे कोई पैरासिट का इन्फेक्शन हुआ तो फिर ये तुरंत से रिएक्शन देते हैं। एंड इनका जो न्यूक्लियस है बाइलोब्ड होता है, ऐसा कुछ दिखाई देता है इनका न्यूक्लियस इस तरीके से।
2 लोब्स इस तरीके से होते हैं, जैसे हेडफोन नहीं लगाते हैं कानों में, जस्ट लाइक दैट। तो अगर आपको बाइलोब्ड न्यूक्लियस इसका याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, ई स्टैंड्स फॉर ईयर एंड ये हेडफोन ईयर में ही लगाते हैं, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। एंड दूसरी बात, ई से एलर्जी ऐसे याद रख लीजिएगा, तो एलर्जिक रिएक्शन में तो है ही, तो फिर पैथोजन का या पैरासाइट का अटैक होगा तो भी वहाँ पर भी इसी का रिएक्शन आएगा। दूसरे आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स दोनों से हो सकते हैं, तभी न्यूट्रल हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोस्ट एबंडेंट हैं। पूरी WBCs में सबसे ज़्यादा परसेंटेज तो इन्हीं का है ना, 60 to 65% न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा है, और ये याद रखिए न्यूट्रल है इसलिए सबसे ज़्यादा है, ठीक। इसके बाद में मल्टी न्यूक्लिएट होता है, इसीलिए इसके पास में सबसे ज़्यादा है, मल्टी न्यूक्लिएट है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके पास में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये आपको इसका फोटो, इसका जो डायग्राम है यहाँ मैंने ऐड कर दिया, ये देख लीजिए आप, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, काफ़ी सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं इसके पास, इसमें बने हुए हैं आपके 3 to 4 काफ़ी सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं। एंड ये फैगोसिटिक होती हैं। फैगोसिटिक का मतलब ये कि अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई सेल आ गई तो उसे कैप्चर करके डाइजेस्ट कर देगी, अगर वो एक्सटर्नल सेल है या फिर कोई इन्फेक्शन आ रहा है तो उसे डाइजेस्ट कर लेगी। दैट नेचर इज कॉल्ड एज फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटिक या फिर फैगोसिटिक। एंड इन्हें हम PMNL भी कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। क्लियर। इसके बाद में जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स हैं, इनमें मोनोसाइट फैगोसिटिक है और इनका जो न्यूक्लियस है बीन शेप्ड होता है, राजमा जैसा या फिर हॉर्स शू शेप भी आप कह सकते हैं। लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो आपकी इम्यूनिटी है उसके लिए। एंड इसका न्यूक्लियस कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें 2 सेल्स आती है बेसिकली, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स है ये क्या होती हैं, जो आपका रेड बोन मैरो है वहाँ पर फॉर्म होती हैं और वहीं पर मेच्योर भी हो जाती हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स रेड बोन मैरो में फॉर्म होती हैं लेकिन मेच्योर होती हैं थाइमस में जाके, एंड यही इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये हैं आपके बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट्स। इसके बाद में आ जाते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में देखिए, यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम इधर से ही, हाँ इधर से ऐड कर लेते हैं। ये जो थ्रोम्बोसाइट्स है ये जब बने थे तो एक बड़ी सी सेल थी मेगा कैरियोसाइट, उसके टूटने से छोटे छोटे से फ्रेगमेंट बने जिन्हें हम लोग प्लेटलेट्स कहते हैं। अब क्योंकि ये एक बड़ी सी सेल के टूटने से बने हुए हैं तो फिर ऑब्वियसली इनके पास में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, न्यूक्लियस इनके पास में प्रेजेंट नहीं होगा। ये काफ़ी सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं एंड ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, जैसे कि जब ब्लड कोएगुलेट होता है, हम लोग पूरा कोएगुलेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पर जैसे ही नेटवर्क बनता है तो इनके बीच में प्लेटलेट्स फंस जाते हैं जिससे कि एक कोएगुलम बनाते हैं ये, तो वहाँ पर क्लॉटिंग में भी बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा इसका जो लाइफ स्पैन है ये ऑलमोस्ट देखा जाए तो देखा गया 3 to 4 डेज़ का ही होता है। 3 to 4 डेज़ का इसका लाइफ स्पैन होता है। अगर इनका नंबर 1.5 से 3.5 लाख के बीच में ना होकर उससे कम हो गया, अगर ये लेस नंबर में हो गए तो इस कंडीशन को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, तो देख रहे हैं आप, एक यहाँ पर हमने पेनिया पढ़ा था, ल्यूकोपेनिया अगर ल्यूकोसाइट कम है एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अगर प्लेटलेट्स कम है। तो इतनी बात जो आपका ब्लड है उसमें सफिशिएंट है, इसके आगे आपके ब्लड का कोई एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छूट सकता। NCERT में इनफैक्ट आप किसी भी चैप्टर में जाकर देख ले, इन सेल्स के अलावा कहीं कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। तो इट्स ऑल योर ब्लड, कंप्लीट ब्लड का चार्ट है। ये जो चार्ट है ये मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है सबके नोट्स अवेलेबल हो जाते हैं वहाँ पर। ब्लड का ये चार्ट आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख लीजिए अपने पास में, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। इनफैक्ट प्लाज्मा का भी आपको यहीं ड्रॉ करना है अपनी A4 शीट में कि एक पेज में आपका पूरा ब्लड आ जाए। यहाँ पर नहीं आ पाया है बट आप अपने A4 शीट में कंप्लीट पूरा ब्लड नोट कर लेंगे एंड इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। कल जब हम लोग ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे तो आपको ब्लड की सेल्स के बारे में सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाह रही हूँ, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिस पर से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो ब्लड है इसमें क्या आते हैं, प्लाज्मा एंड क्लॉटिंग फैक्टर्स, यही पढ़ा है हमने। तो अगर हम इस ब्लड में से ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स, अगर हम इस ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट्स को माइनस कर दें
तो प्लाज्मा बन गया, वही चीज़ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, इजी है। ब्लड माइनस फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज प्लाज्मा। अब इसी प्लाज्मा में से अगर हमने क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दिए ना तो उसको कहते हैं सीरम, ब्लड सीरम। ठीक, अगर इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दें तो इसे कहते हैं ब्लड सीरम। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके नीट एग्जाम में। एंड एक चीज़ इंपॉर्टेंट और, जो आपके आरबीसीज हैं एंड डब्ल्यूबीसीज है उनका अगर हम कंपैरिजन करें तो उनका जो रेशियो आता है वो आता है 600:1। अगर आपके ब्लड में एक सिंगल डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है तो फिर उस जगह पर उसके सामने 600 आरबीसी प्रेजेंट होगी। मतलब आरबीसीज का आप नंबर समझ पा रहे हैं, 600 टाइम्स उससे ज़्यादा है तो 600:1 का रेशियो आता है। मोनोसाइट जो हमने पढ़ी वो लार्जेस्ट है पूरे ब्लड में, जितनी भी सेल्स है सबसे बड़ी कौन थी, मोनोसाइट। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं। एंड इसके साथ में जो एक आपको पैटर्न है ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा कौन सी सेल्स है। तो न्यूट्रोफिल्स हम लोग ये डब्ल्यूबीसीज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट है इन डब्ल्यूबीसीज, फिर लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। ये आपको इनका नंबर एंड इनका ये जो सीक्वेंस है ये पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो हम वहाँ पर जाके क्यों सोचें, हम यहीं से पढ़कर क्यों ना जाएं। तो इसे आप ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम लोग ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर ब्लड ग्रुपिंग एंड ब्लड क्लॉटिंग पर होगा। एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर पढ़कर आइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।